एम्पियर का नियम एसीएल। और सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं यार आपके लिए एसीएल का क्या था। किसी भी बंद पथ पर, ये बंद पथ है, बंद पथ का नाम बताओ। एम्पियरिन पथ, ये था एम्पियरिन पथ। बंद पथ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लो डीएल। बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका ये है रेखा समाकलन। किसी बंद पथ पर, जिसका नाम एम्पियरिन पथ है, बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ में से पार होने वाली धाराओं के, मान लो ये बहुत सारी धाराएं इसमें से निकल रही हैं, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, इस तरह से इसमें से निकलने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग एवं निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ये है आपका एसीएल। इस एसीएल के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी, इसका रिलेशन बताया था बी का, बी बराबर म्यू नॉट एच। इसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है, चुंबकन क्षेत्र। क्या नाम है इसका, चुंबकन क्षेत्र। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा आपने, पिछले लेक्चर में। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये है चुंबकन क्षेत्र। इसी के अंदर अगर हम और आगे बढ़े तो क्या है, बंद पथ पर रेखा समाकलन का मान, इसका मान अगर मैं रख दूं म्यू नॉट एच डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट समेशन आई, दोनों तरफ से म्यू नॉट काट दो तो ये बच गया आपके पास एच डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट समेशन आई। इसे बोलते हैं हम एमएमएफ बराबर आ गया समेशन आई। तो इसे हमने एक नाम से और जाना था, बताओ ये क्या था, याद है आपको, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचारण। ये था चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचारण। तो एसीएल को बोलने का दूसरा तरीका ये भी है, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचारण बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एमएमएफ की परिभाषा से भी लिख सकते हैं। एमएमएफ का मान समेशन आई के बराबर होता है, दिस इज ऑल्सो एसीएल, लेकिन मूल स्वरूप एसीएल का यही है, ये एसीएल एम्पियर सर्किटल लॉ। चुंबकन क्षेत्र का परिसंचारण अर्थात बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन चुंबकत्व वाहक बल अर्थात एमएमएफ कहलाता है और इस एमएमएफ का मान बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एमएमएफ का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर हो गया, एमएमएफ का मात्रक एम्पियर हो गया। अब यहाँ राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा सा, आपको कल मैंने बता दिया था, एमएमएफ का मात्रक एम्पियर होगा। क्या होता है एमएमएफ, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचारण होता है या बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है और इसका मान समेशन आई के बराबर होता है। कल मैंने आपको एक डेरिवेशन 2 बार बताया था, अब वो आज फिर आ रहा है और 2 बार फिर आ जाएगा आज। तो आज पढ़ेंगे आप लंबे, सीधे और धारावाही। लंबा भी होना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए और उसमें धारा भी होना चाहिए। लंबे, सीधे, धारावाही ठोस बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आ गया आपके पास लंबे और सीधे और धारावाही, 3 चीजें देख लिया आपने, लंबा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और धारावाही होना चाहिए। लंबे, सीधे, धारावाही ठोस बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कल मैंने आपको नोट्स भी डिलीवर किए हैं व्हाट्सएप पर भी, तो अभी उसमें ऐप पे नहीं डाल पाया मैं कल वाले पेजेस जो हैं,
देखो आपको एक बेलन दिया हुआ है, ये बेलन है, लंबा है। यहां लंबे से मतलब क्या है, पहले उसको आप समझ लो अच्छे से। लंबे का मतलब ये नहीं है कि आप 2 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर लंबा। लंबे का मतलब ये नहीं। फिर यहां लंबा शब्द इस्तेमाल क्यों किया जाता है उसके बारे में हम एक बार छोटी सी बात समझ लेते हैं। इसे बोलते हैं बेलन का अक्ष। ये बेलन का अक्ष है और ये है बेलन की त्रिज्या, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है। अब अगर मान लो एक व्यक्ति यहां से, ये इतना सा बेलन है, अगर एक आदमी यहां खड़ा होकर के देखेगा तो बताओ क्या बोलेगा? बताओ ये क्या बोलेगा कि यार बेलन ज्यादा लंबा नहीं है, ये बोलेगा ना। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैं लिखने वाला हूं स्मॉल आर। ये आदमी से पूछो, बता भैया ये बेलन लंबा है या छोटा है, कैसा है? तो कहेगा ज्यादा लंबा तो नहीं है यार, छोटा सा है। इस आदमी से पूछो, बता रहे भैया ये बेलन कैसा है? बोला यार थोड़ा तो लंबा है, क्योंकि ये इंसान यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा देख रहा है इसका। देखो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको। कहेगा यार बेलन लंबा तो है यार, फिर गर्दन ऊंची करके देखता है यार, हाँ लंबा है लेकिन है, बट ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये आदमी यहां आ जाए तो अब देखो, आप बताओ, अगर ये देखेगा तो कहेगा, इसको तो मुंडी ऊंची कर लेगा तो भी बेलन दिखाई देगा, नीचे कर लेगा तो भी बेलन दिखाई देगा, इसको तो पूरा बेलन, ये कहेगा यार बेलन तो बहुत बड़ा है, बेलन बहुत लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ, लंबे बेलन। और अगर बिल्कुल यहां आ जाए तो पास में, इसको तो केवल बेलन ही बेलन नजर आएगा हर जगह पे। तो इस व्यक्ति के लिए बेलन बहुत ज्यादा लंबा है, इन व्यक्तियों के लिए बेलन बहुत छोटा है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक चींटी हो, यहाँ पे ये चींटी है, मान, इससे पूछो बेलन की लंबाई कितनी है, और बोलो बेलन तो बहुत लंबा है और बहुत लंबा है। तो इन ऑल अब आपको इस शब्द का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे बेलन की बात की जा रही है जिसके अक्ष से बिंदु की दूरी का मान इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है। ये वाली स्थिति, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसका मान बहुत कम है। ऐसे बेलन को हम लंबा बेलन बोलें। ठीक है, मान लो, और ये ठोस भी है, और इस त्रिज्या का मान कैपिटल आर भी है। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान पूरे, देखो आपको मालूम है सब जगह से, अंदर से ठोस है, पूरे में से धारा बह रही है, इसके अंदर सब जगह से धारा बहती है, पूरे तार में से एक जैसी धारा का प्रवाह हो रहा है। टोटल धारा का मान, पूरी धारा का मान कितना है इसके अंदर, आई के बराबर। बेलन की त्रिज्या को यहां लिखने के बजाय अब मैं यहां लिखूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मान है कैपिटल आर, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का मान है स्मॉल आर। अब ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे इस बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है, बेलन बहुत लंबा है, दूसरा इसकी त्रिज्या का मान कैपिटल आर है, सीधा है, और इसमें बहने वाली धारा का मान आई है। और स्टेट कहता है जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके पास में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। याद है कैसे पकड़ेंगे इसको, धारा इधर ऐसे पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा इस तरह से, इस तरह से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। कोई दिक्कत? अगर धारा नीचे होती तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता, इस तरह से होता। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कल क्या किया था, वही काम आज भी करना है। कल पतला तार लिया था हमने, बिल्कुल पतला, जिसके अंदर मोटाई नगण्य थी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाए। कल वही टॉपिक फिर आ गया हमारे पास कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने वापस कल की तरह आज भी मैंने एक इसके चारों ओर एक वृत्ताकार बंद पथ का निर्माण कर दिया, जिसको मैं एम्पियरिन पथ कहने वाला हूं। और कहने वाला हूं एम्पियरिन पथ क्योंकि उस एम्पियरिन पथ में वो सारी बातें होंगी इस बंद पथ में जो एम्पियरिन पथ में होना चाहिए। तो क्या खास बात होना चाहिए था, बताओ एम्पियरिन पथ के अंदर?
एक तो एम्पियरिंग पथ जो है बंद होता है, बंद भी, चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा भी है। फिर इसके बाद एक जैसे का मतलब, अगर मैं बोलूं आपसे बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का मान कितना है, तो आप क्या बोलोगे? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है। अगर यहां बोलूंगा यहां डिस्टेंस बताओ, तो यहां भी कितनी स्मॉल आर, यहां भी स्मॉल आर, यहां भी स्मॉल आर, सब जगह इस दूरी का मान स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि मैंने बेलन के अक्ष पर जो बिंदु O था उसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ बना दिया। अब इस पथ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक छोटा सा अल्पांश यहां ले लेता हूं, ये यहां पे, तो बताओ इस अल्पांश की दिशा इधर ही आएगी, डीएल, स्पर्श रेखीय दिशा में, ये मैंने डीएल ले लिया। अब आप एक चीज और देख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी आराम से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? ये धारावाही चालक तार है, धारा ऊपर की ओर है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो ये उंगलियां आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएंगी। ये इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पैदा होगा। अब इसको देखते जाओ, देखते जाओ, इस बिंदु पर देखूंगा तो ऐसे पैदा होगा, इस बिंदु पर देखूंगा तो ऐसे, 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 ऐसे। स्लो मोशन में देख लो कौन से बिंदु पर चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, बस वहां पर अपनी उंगलियों को रोक दो। देखो अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां इधर से आएंगी, मान लो बिंदु यहाँ है, तो इन उंगलियों को वहां ले जाओ, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, कट, ये आ गई चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ। किसी ने पूछा यहां बताओ चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या करोगे? अंगूठे को बस आपको ध्यान रखना है, दाहिना हाथ होना चाहिए उसका अंगूठा धारा की दिशा। यहां से उंगलियां चलेंगी, चलो 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 चलो, यहाँ आ गई, यहाँ रोक दो, बस यहाँ पता चल गया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र इधर। और आगे बढ़ना है, यहाँ देखना है, तो यहाँ ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे होगा। स्पर्श रेखा डाल दो, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल दो, इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही आएगी। तो बी वेक्टर और इस डीएल वेक्टर के बारे में आपने सोचा, दोनों एक ही दिशा में, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया इन दोनों के बीच में? 0। आपने पढ़ा था एम्पियरिन पथ में क्या विशेषता होनी चाहिए। एक तो धारावाहिक चालक के परितः वो एक जैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए, और दूसरा बी वेक्टर डीएल वेक्टर के समांतर या लंबवत होना चाहिए, तो अपन को समांतर मिल गया इसका। दूसरी बात, यहां से यहां तक की दूरी का मान, अच्छा बताओ यहां से यहां तक की दूरी का मान भी स्मॉल आर आएगा, यहां से यहां तक की दूरी का मान भी स्मॉल आर आएगा, सब जगह, क्योंकि हमने चारों ओर एक जैसा बनाया। तो अब मैं इसका नाम आपको यहां लिख देता हूं। क्या नाम बताया आपने इसका? एम्पियरिन पथ। बड़ी मुश्किल से नाम लिखा है मैंने ये एम्पियरिन पथ इसका। क्यों? क्योंकि पहले मुझे चेक करना पड़ा कि वास्तव में ये एम्पियरिन पथ है भी या नहीं, क्योंकि मेरे एम्पियरिन पथ में 2 प्रमुख विशेषताएं होना जरूरी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो एम्पियरिन पथ धारावाहिक चालक के परितः सममित होना चाहिए। क्यों सममित होना चाहिए? ताकि वो समाकलन में से मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बाहर निकाल सकता, इसलिए सममित होना चाहिए। दूसरा, एम्पियरिन पथ पर या तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के समांतर होना चाहिए या फिर लंबवत होना चाहिए, तो मुझे समांतर मिल रहा है। इसका मतलब वो दोनों विशेषताएं इस एम्पियरिन पथ में हैं जो मुझे चाहिए। मैंने इसका नाम रख दिया एम्पियरिन पथ। अच्छा बताओ, अगर मैं अल्पांश यहां लेता तो क्या होता? देखो चारों तरफ से आप कहीं भी देख सकते हो। अगर मान लो मैं यहां लूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? इधर। अल्पांश में इधर ही आएगा। आप देख सकते हो बी वेक्टर और ये डीएल वेक्टर कहीं भी आप देखेंगे दोनों एक ही दिशा में आएंगे। यहां देखूंगा तो देखो, यहां भी समझ सकते हो आप, यहां भी समझ सकते हो। देखो ये अल्पांश ले लिया, दोनों एक ही दिशा में आएंगे, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर। कहीं भी आप जहां भी मर्जी है जहां पर देख लो, सब जगह थीटा का मान क्या होगा? 0। एम्पियरिन का नियम लगा दो, एम्पियर का एसीएल लगा दो, आपका काम हो गया। एसीएल बहुत सीधा सा है। तो आपने क्या देखा? केस फर्स्ट, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। नजर आ रहा है क्या? बताओ। स्मॉल आर का मतलब क्या था? ये। और कैपिटल आर का मतलब क्या था? ये त्रिज्या है। स्मॉल आर का मान ज्यादा है, जब भी तो बिंदु बाहर है। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब क्या है? बेलन के बाहर
तीव्रता का मान आप ज्ञात करना चाहते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो, अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाए तो इसका मतलब ये बिंदु कहां आ गया, यहां आ गया, बेलन की सतह पर आ गया। और अगर स्मॉल आर छोटा हो जाए तो इसका मतलब ये बिंदु अंदर आ गया। जैसे गाउस के नियम में आपने पढ़ा है वैसे के वैसे यहां भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस आ गया आपके पास, बेलन के बाहर तीव्रता का मान, इस बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एसीएल लगा, एसीएल लगाने पर, लगाओ एसीएल, इसके लिए एसीएल लगा दो। क्या था एसीएल आपका, बंद, देखो मैं कैसे बोल रहा हूं कैसे लिख रहा हूं, बंद पथ पर, बंद पथ पर ये हो गया बंद, और ये हो गया रेखा समाकलन। किसका रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बंद पथ से होकर गुजरने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। याद हुआ, एक बार गुनगुना लो, क्या लिखा है, गुनगुना लो मन में, गुनगुना लो क्या है, बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से होकर गुजरने वाले विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका बिंदु गुणनफल खोलूंगा तो देखो क्या आएगा, बी डीएल, बिंदु गुणनफल खोलूंगा तो कॉस आएगा, और यहां थीटा का मान लिखा हुआ है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट समेशन आई क्या है बताओ। ये थीटा बराबर 0 क्यों आया, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। पता चल गया थीटा बराबर 0 डिग्री, ये थीटा बराबर 0, कहीं भी देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, कहीं भी देख लो, थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री। समेशन आई क्या होता है, बंद पथ। अब देखो बंद पथ को देखो, बंद पथ कौन सा है, ये वाला दिख रहा है, ये रहा बंद पथ, ये बंद पथ। कैसे पता चला, ये इसकी दिशा देखो, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, ये रहा बंद पथ दिख रहा है। अब इसमें इस बंद पथ में से टोटल कितनी धारा जा रही है, देखो ये जो बंद पथ नजर आ रहा है इसमें से टोटल धारा कितनी निकल रही है, ऊपर आई, देखो ये पूरी धारा आई जा रही है, ये पूरी धारा, बंद पथ तो चारों तरफ बनाया मैंने, इस बंद पथ में से कितनी धारा ऊपर निकली, आई। इसका मतलब अभी भी मुझे समेशन आई का मान निकालने में परेशानी नहीं आई, क्योंकि सारी धारा देखो ये बंद पथ है, सारी धारा इस बंद पथ में से होकर के ऊपर निकल गई। क्या करें इसका, कल का डेरिवेशन बता रहा हूं पूरा दोबारा से। यहां की दूरी r, यहां की दूरी r, यहां की दूरी r, यहां चुंबकीय क्षेत्र B है तो यहां भी B, यहां भी B, यहां भी B, यहां भी, सब जगह B का मान नियत होगा। एम्पियरिन पथ पर B का मान नियत, और गुणा में जो नियत राशि है उसको बाहर निकाल लो। तो मैंने अगर इसको बाहर निकाल लिया तो अब अंदर बच गया केवल डीएल, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 के बराबर हो गया। चल दो आगे, म्यू नॉट आई, कल वाली बात क्या है, ये अल्पांश है सर, क्या दिक्कत है, किसका अल्पांश है, एम्पियरिन पथ का, ये अल्पांश हो गया। अगर मैंने इसका समाकलन कर दिया तो अब ये क्या बन गया, पूरे एम्पियरिन पथ की लंबाई, पूरे एम्पियरिन पथ की लंबाई, क्योंकि डीएल का मतलब क्या है आप समझ रहे हो, डीएल का मतलब क्या है, ये देखो ये एम्पियरिन पथ, डीएल तो एक छोटा सा अल्पांश है। अगर मैंने इसका समाकलन कर दिया तो ये अल्पांश, ये इन सब जितने भी अल्पांश बनाओगे उन सभी अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो इन सारे अल्पांशों की लंबाइयों को अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरे पथ की लंबाई आ जाएगी, जो कि परिधि के बराबर है, और परिधि का मान होता है 2πr, क्योंकि इसकी त्रिज्या का मान स्मॉल r है। मान रख दो b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई, तो b बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्या कल में और आज में कोई अंतर आया? ये जो बी बिंदु आपने लिया वो बेलन के बाहर है,
बेलन के बाहर है, और जब बेलन के बाहर है तो आप समझ सकते हैं तीव्रता का मान बी आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अति परवलिक रूप से घटता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अति परवलिक रूप से घटता जाएगा। कब? जब r बढ़ेगा तो b का मान घटेगा। ग्राफ भी बना सकते हैं, अभी बनाएंगे अपन ग्राफ। बाई चांस अगर मान लो ये बिंदु P यहां होने के बजाय यहां होता है इस जगह, ये P बिंदु अगर यहां आ जाए तो अब क्या होगा बता सकते हो? अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ये P बिंदु इस सतह पर आ जाए तो फिर कैसे निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान? बहुत आसान काम है। इस P बिंदु, तो बताओ यहां स्मॉल r का मान क्या रख दूंगा? कैपिटल R। देखो अभी भी पूरी धारा इसमें से होकर के निकल रही है, ये पूरी धारा इसमें होकर के जा रही है, तो धारा का मान चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्मॉल r की जगह क्या हो गया? कैपिटल R। तो अपन भी वही काम करेंगे। इसी फर्स्ट वाले सूत्र में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर अब B आउट की जगह वो बिंदु कहां आ गया? सतह पर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया μ0I/2π कैपिटल R। या क्या? तो अगर बिंदु बाहर है तो ये वाला सूत्र काम में लेंगे, और अगर सतह पर है बिंदु तो ये वाला सूत्र काम में लेंगे। लेकिन अगर बिंदु अंदर आ जाए तो फिर हम अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो केस थर्ड आया आपका, ठोस बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। यह आया आपके लिए केस थर्ड। बहुत सीधा सा है, आपको आसान लगेगा। पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें, जब मैं बोलूं तब एक बार जरूर ट्राई कर लेना, लेकिन अभी ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है? देखो ये रहा बिंदु P, जिस बिंदु पर मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहता हूं, और इस डिस्टेंस का मान स्मॉल r है। इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? कैपिटल R। इस पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ? A बराबर कितना आएगा? पाई r स्क्वायर। A बराबर कितना आ रहा है? पाई r स्क्वायर। और इस पूरे जैसे ये रहा बेलन, देखो ये बेलन, अब आपको पाई r स्क्वायर देखना है तो ये देख लो, ये वाला पाई r स्क्वायर, ठीक है? ये हिस्सा इसका पाई r स्क्वायर है, जिसको हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। बताओ इसमें से पूरी धारा, जितनी भी धारा निकल रही है ऊपर, उस पूरी धारा का मान, पूरे अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा का मान कितना है? I। ये I के बराबर। मुझे यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो केस थर्ड क्या कहता है? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब की बार स्मॉल r का मान इस कैपिटल R के मान से कम हो गया है। इसका मतलब बिंदु बेलन के अंदर आ गया है, तो बेलन के अंदर तीव्रता का मान निकालेंगे। बेलन के अंदर निकालेंगे B का मान, बेलन के अंदर इस जगह पर तीव्रता का मान निकालेंगे। क्या किया था हमने? सबसे पहले बंद पथ का निर्माण किया था इस प्रकार से, ये रहा बिंदु P, और एक बंद पथ बना दिया था इस तरह से। और अब हम देख रहे हैं कि इस बंद पथ से थोड़ा सा ऐसा बनाऊं, देखो ये बंद पथ का निर्माण हो गया। अब जो धारा का प्रवाह हो रहा है, वो धारा का प्रवाह पूरे अनुप्रस्थ काट से हो रहा है। देखो धारा यहां से भी जा रही है, 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 सब जगह से धारा जा रही है। देखो यहां से भी धारा जा रही है, ये धारा, और धारा यहां से भी जा रही है, ये बिंदु P है। आपको अगर ये चित्र समझ आ रहा है तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। बताओ ये जो आपको अंदर अनुप्रस्थ काट नजर आया, इसका नाम क्या रखा पहले तो बताओ? इसका नाम है एम्पियरिन पथ।
एम्पेरिन पथ, क्योंकि अक्ष के चारों ओर ये एम्पेरिन पथ क्या है, एक जैसा है। बताओ एम्पेरिन पथ पर अक्ष के चारों तरफ एक जैसा है। अंदर बनाया मैंने, अंदर बेलन के अंदर बनाया छोटा सा इस तरह से, लेकिन अक्ष से कोई सा भी बिंदु ले लो, यहां से यहां तक स्मॉल आर, यहां से यहां तक स्मॉल आर, यहां भी स्मॉल आर स्मॉल आर, एम्पेरिन पथ पर बी का मान नियत आएगा, ये डन है। अगर मैं अल्पांश ले लूं, देखो यहां अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश छोटा सा, तो देखो यहां बना देता हूं मैं, डीएल भी इधर आएगा और बी वेक्टर भी इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि धारा ऊपर जा रही है तो ये उंगलियां इस तरह से चलेंगी, धारा की दिशा सब कुछ वही होगा जो मैंने बाहर अभी आपको दिखाया, सिर्फ क्या बदल गया बताओ, कुछ आंसर दे सकते हो, क्या बदल गया बताओ, क्या बदल गया, कुछ बदल गया ना, देखो ये बदल गया, देखो क्या बदला, कि अब इसके अंदर पूरी धारा इसमें से होकर के नहीं जा रही, बाहर से भी निकल रही, और एम्पियर कहता है आपको धारा सिर्फ कौन सी वाली लेनी है, जो इस अनुप्रस्थ काट से होकर के निकल रही, क्योंकि पूरी धारा आई तो ऐसे पूरे में से होकर के निकल रही, पूरे में से होकर के निकल रही, और आपने जो बनाया है बताओ, देखे जैसे मान लो ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां पूरे बेलन में होकर के जा रही, क्या पांचों इसमें होकर के निकल रही है क्या बताओ, इसमें से अभी कितनी निकल रही है, 3, और बाकी की 2 बार हो गए, तो पांचों उंगलियां इस वाले में से, बड़े वाले में से कितनी उंगलियां निकल रही है, 5, तो इसमें से कितने निकलेगी, निकाल सकते हो, कैसे निकालूंगा, देखो मैं इधर, चूंकि पाई कैपिटल आर स्क्वायर से बहने वाली धारा, बताओ बहने वाली धारा कितनी है, आई, इस पूरे अनुप्रस्थ काट में से पूरी धारा बाहर निकल रही, पूरी धारा बह रही, ए अनुप्रस्थ काट में से बहने वाली धारा कितनी, आई, तो बताओ एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान कितना आएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर आएगा, पूरे में से कितनी निकल रही है, आई, तो एकांक में से कितने निकलेगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो इस वाले में से कितने निकलेगी, बस ये बताना है आपको, इस वाले में से, तो बताओ पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, इस धारा का मान कितना आएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई काट दो, ये आ गया आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक बार और समझेंगे इसको, यही एक छोटा सा अंतर है, जो डेरिवेशन कल पढ़ा और जो डेरिवेशन आज पढ़ाया मैंने आपको आती, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है बस, और वो थोड़ा सा अंतर अब आपको नजर आ रहा है, देखो बताओ ये पांचों उंगलियां इसमें से होकर के निकल रही है, इस पूरे बेलन में से, बताओ कितने क्षेत्रफल से निकल रही है, ये कितने क्षेत्रफल, देखो कितने क्षेत्रफल में से निकली, पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से कितनी धारा जा रही है, आई, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, ये टोटल पूरी धारा का मान, इस पूरी धारा का मान कितना है, आई के बराबर है, देखो ये आई लिखा हुआ, लेकिन पूरे अनुप्रस्थ काट में से बह रही है, हमने जो बनाया है, देखो जैसे मान लो ये बेलन, और ये क्या है इसका अनुप्रस्थ काट, और ये धारा देखो पूरे अनुप्रस्थ काट में से ये धारा बह रही है, पूरे में से बहने वाली धारा का मान बताओ, पहले तो बताओ ये टोटल इसकी त्रिज्या आर है, तो ये क्षेत्रफल कितना है बताओ, ये धारा का मान कितना है टोटल, ये सारी धारा का मान मिला करके कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, इस पूरी धारा का मान हो गया आई, और ये क्षेत्रफल कितना है बताओ, इस क्षेत्रफल का मान है पाई आर स्क्वायर, इसमें से बहने वाली धारा का मान कितना है आई, ये पूरी धारा का मान आई, कितने क्षेत्रफल में से, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो बिंदु पी यहाँ है, बताओ इसमें से क्या सारी धारा इसमें से निकलेगी क्या, ये पूरी धारा तो पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से कितनी निकलेगी, बस केवल इसका मान निकालना है, केवल इतनी सी धारा निकलेगी, तो बाकी की देखो, बाकी की धारा तो बाहर रहेगी ना, तो इसमें से बहने वाली इस धारा का मान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बताओ, टोटल पाई आर स्क्वायर में से आई, तो एकांक क्षेत्रफल में से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा का मान
ये इंटू पाई आर स्क्वायर, काट दो, क्या आ गया, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करें। तो अब मैं आपको ACL लगा करके बता देता हूं 2 मिनट में, और फिर रीजॉइन करने का टाइम आने वाला है 2 मिनट बाद। देखते जाओ, ACL लगा दो। क्या है ACL बताओ, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट समेशन आई। धीरे धीरे तसल्ली से इस बंद पथ पर वापस वही किसी भी जगह B और DL के बारे में अगर आप सोचेंगे तो दोनों समानांतर है, थीटा का मान 0। चौथी बार रख रहा हूं, 4th टाइम्स, 2 बार कल और 2 बार आज। बताओ B DL cos 0 बराबर म्यू नॉट समेशन आई क्या होता है, पहले इसको पढ़ो। बीओ सावर का नियम बोलेंगे, सॉरी एम्पियर का सर्किटल लॉ बोलेंगे तो आपको म्यू नॉट ये समझ में आ जाएगा। समेशन आई क्या है, क्या है, बंद पथ से, ये ना मेरे बंद पथ अंदर बना है, ये एम्पियर इन पथ बना है, बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। तो मैंने देखा भाई पाई आर स्क्वायर से कितनी धारा बह रही है, आई, तो एकांक से कितनी बहेगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इस छोटे से अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा का मान कितना आएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दिया, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो समेशन आई का मान रख दिया मैंने कितना, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसे क्योंकि ये एम्पेयरिन पथ है, यहां पर अक्ष से पथ, इसलिए सब जगह भी नियत होगा, तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। ये बाहर आ गया, कैसे आ गया बाहर, नियत राशि। cos 0 का मान कितना हो गया, 1, तो अंदर सिर्फ बचा DL बराबर म्यू नॉट आई स्क्वायर, ये हो गया। तो B इंटू, ये जानते हो, समझ में आता है, DL क्या है, एक अल्पांश की लंबाई, सारे अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, टक 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 टक, कितना आएगा, अगर ये जोड़ दूंगा तो 2 पाई R बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो B इन बेलन के अंदर की बात करी आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। आप समझ सकते हैं B इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इसका मतलब अंदर R बढ़ेगा तो B इन का मान भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, सरल रेखा के रूप में बढ़ेगा। आप इसके बारे में सोचो फटाफट। आपने देख लिया, पेन कॉपी उठाओ फुर्ती से, जब तक मैं आपको रिज्वाइन करवाता हूं। रिज्वाइन कर लो, और ये डेरिवेशन मुझे 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर, ये डेरिवेशन पूरा दोबारा से अपने आप फटाफट काम करो फुर्ती से। देखो आपने इसका डेरिवेशन करो। अभी मैं आपको पूरे 2 मिनट नहीं हुए, आप लोग पूरा डेरिवेशन चलने दो, और ताकि मैं आपको इसका ग्राफ भी बता दूंगा। उस ग्राफ से आप जो काम कर रहे हैं वो अब आपको समझ भी आ जाएगा, कैसे मैंने समेशन आई का मान निकाला। ठीक है ना, ट्राई मारोगे सारा काम हो जाएगा। चलने दो, ठीक है। देखो अब आगे ग्राफ, बी आर वक्र बनाना है आपको ठोस बेलन की। ये बी आर वक्र का मतलब क्या है, बी मतलब धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और आर है केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां आपको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बोर्ड पे देख लो। अब एक बार बोर्ड पर आ जाओ। इधर मैंने स्मॉल आर लिया, क्या है, अक्ष से दूरी, बेलन के अक्ष से दूरी की बात कर रहा हूं, अक्ष से दूरी, और ये बेलन का अक्ष मान लो, और ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक तरह से आपको कैसा फील होना चाहिए था, देखो देखो ऐसा फील होना चाहिए कि बेलन फील हो रहा है। अब देखो ऐसा लग रहा है ये अक्ष बन गया, केवल फील करना है ऐसा, बाकी और कोई मतलब नहीं है इसका। बताओ ये बिंदु कहां है, आपको बेलन सोचना है। ये बिंदु बेलन के
सतह पर है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये बिंदु कहाँ है बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये बिंदु कहाँ है अंदर स्मॉल आर, और ये बिंदु कहाँ है अक्ष पर स्मॉल आर बराबर 0। ये बाहर है, ये सतह पर है, ये अंदर है और ये अक्ष पर है। ठीक है, अब मैं इस बेलन को हटा देता हूं, लेकिन बेलन आपके दिमाग में जरूर अभी बना रहना चाहिए, बने रहने दो। सतह पर तीव्रता का मान कितना आया था, याद है आपको? बी सतह पर तीव्रता का मान आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मान लो सतह पर तीव्रता का मान कितना, देख लिया आपने, ये सूत्र देख लो। बी सतह पर तीव्रता का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अंदर क्या था बताओ? बी एन बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। तो यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला था? बी एन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ग्राफ कैसा आएगा बोलो? क्या कह रहा है ग्राफ आपसे? जो जो आर बढ़ेगा बी एन का मान बढ़ेगा। ग्राफ कैसा आना चाहिए सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ। अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अक्ष से दूरी स्मॉल आर, ये रिलेशन होता है। इसको मैंने y अक्ष पर लिया, इसको x अक्ष पर लिया है, तो y प्रोपोर्शनल टू x। आप समझ सकते हैं कि हमें यहां क्या करना चाहिए। कैसा ग्राफ आएगा? सरल रेखा इस प्रकार से। ऐसा ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, इस ग्राफ से आपको आइडिया लग रहा है कि जो जो हम अक्ष से दूर चलेंगे, ये सतह है और ये अक्ष है, जो जो अक्ष से सतह की ओर चलेंगे तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा, बी इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0, क्योंकि अक्ष पर आते ही स्मॉल आर का मान 0 हो जाएगा। स्मॉल आर का मान 0 होते ही बी इन अक्ष पर तीव्रता का मान 0। बाहर क्या आया था? बी आउट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो आपने देखा बी आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका मतलब बाहर तीव्रता का मान दूरी बढ़ने के साथ साथ अति परवलिक रूप से घटता जाएगा। एक बार निष्कर्ष और सुन लो, ग्राफ को ध्यान से देख लो। धारावाही बेलन के अक्ष पर तीव्रता का मान 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या? बेलन के अक्ष पर तीव्रता का मान 0 होता है। बेलन के अक्ष पर तीव्रता का मान 0, तार के अक्ष पर भी तीव्रता का मान 0 होता है, और वो हमने बियो सावर के नियम से भी निकाला। याद है कैसे निकाला था? बियो सावर के नियम से डीबी बराबर म्यू नॉट, बताओ, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, और ये क्या था? डीएल। फील करो, थोड़ा सा दिमाग चलने दो। ये क्या था? बिंदु पी, ये आर है। बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये कौन थीटा था? अगर ये पी बिंदु यहाँ होता तो थीटा का, ये पी बिंदु यहाँ होता तो, अगर ये पी बिंदु यहाँ होगा तो थीटा का मान क्या हो गया? अक्ष पर थीटा बराबर कितना? 0। इसका मान 0 कर दूंगा तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। तो डीबी का मान कितना हो गया? 0। बेलन के अक्ष पर तीव्रता का मान 0 होता है, ये तो हमें पता चल ही गया। लेकिन अब एक बात और है, अक्ष पर तीव्रता का मान 0 हुआ, लेकिन अक्ष से सतह की ओर चलूंगा तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? सतह तक बढ़ता जाएगा, और सतह पर तीव्रता का जो मान आएगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। आपसे कहा जाए मैक्सिमम तीव्रता कहां होती है, देन योर आंसर मस्ट बी एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की सरफेस के ऊपर होती है। अगर आप सतह के बाहर दूरी बढ़ा रहे हैं, तो तीव्रता का मान घटता जाएगा अति परवलिक रूप से। लेकिन अंदर दूरी बढ़ा रहे हैं तो तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? अब इसी के अंदर अगर मान लो ये बेलन जो है आपका खोखला होता,
खोखले बेलन को क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया? खोखले बेलन तो आप लोग काम में लेते हो, अरे तराई करते हो ना, तराई, नया मकान बनता है, तराई करते हैं, गाड़ी धोते हैं, कैसे धोते हैं जानते हो ना, कैसे? पाइप से। तो खोखले बेलन को हम क्या बोलते हैं? पाइप बोलते हैं। मान लो ये पाइप, बताओ अगर इस पाइप की अगर बात की जाए, इस पाइप, ये लंबा पाइप है, धारावाही है, सारी की सारी धारा कहां से होकर के निकलेगी? सतह से। अंदर खोखला है, खोखला है, तो सारी धारा स्किन से होकर के जाएगी। स्किन, स्किन का मतलब समझ में आ रहा है? स्किन का मतलब ये वाली चमड़ी से, यहां 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 से धारा जाएगी बाहर, बाहर से। अगर मैं आपसे बोलूं इस टोटल धारा का मान जो स्किन से, देखो यहां से, यहां से, यहां से, स्किन से बहने वाली धारा है, यहां से बहेगी धारा, केवल कहां से बह रही है? स्किन से। देखो दिख रहा है, केवल धारा कहां से बहेगी? इसकी स्किन से बहेगी। इस तरह से मैं यहां बना दूं, देखो ये देखो, धारा केवल स्किन से बहेगी, और ये बेलन बना दिया। अगर ये चित्र का फील अगर आपको आ गया तो आपको अपने आप ये डेरिवेशन आ जाएगा। बताओ इसके यहां कोई धारा है क्या? अंदर, अंदर धारा का मान 0 है। बताओ अगर यहां तीव्रता निकालूंगा तो बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? एम्पेरियन पथ, एम्पेरियन पथ बना दिया। बताओ इसके लिए समेशन आई कितना आएगा? समेशन आई बराबर आई, क्योंकि जितनी भी धारा जा रही है सब बंद पथ के अंदर आएगा। ये बंद पथ बनाया, बंद पथ में से कितनी धारा निकल रही है? आई। अगर यहां इस बिंदु पर तीव्रता का मान निकालूंगा तो वापस वही आएगा, बी आउट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्यों? कल 2 बार पढ़ा, आज भी 2 बार पढ़ लिया, और ये कितना हो गया टोटल? 4 बार, और ये 5वीं बार देख लो। बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन आई। म्यू नॉट समेशन आई का मान आई के बराबर कितना आया? बी डी एल कॉस 0, और ये बाहर निकाला, बी को बाहर निकाला, ये आ गया डीएल म्यू नॉट आई बी इंटू 2π स्मॉल आर, एम्पेरियन पथ की लंबाई म्यू नॉट आई। ये 5वीं बार हो गया, तो बाहर तीव्रता का मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2π। कोई दिक्कत? अगर पाइप होता तो क्या नाम है इसका? पाइप, या खोखला बेलन, यहां दिखता नहीं है, इसका नाम क्या है? पाइप। और इसका दूसरा नाम क्या है? खोखला, खोखला बेलन भी बोल सकते हैं, और इसको पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अगर सतह पर निकालना हो तीव्रता का मान तो बी सतह बराबर निकालना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आ गया। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। अंदर निकालना है अंदर, तो वापस बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन आई। अंदर निकालूंगा, इधर देख लो, अंदर अगर मान लो मैं यहां निकालूं, देखो ध्यान से देखो, यदि आपसे कहा जाए इस P बिंदु पर तीव्रता का मान निकालो तो आप क्या करोगे? कि बनाओगे? बंद पथ बनाया, क्या इस बंद पथ में से कुछ धारा निकल रही है? ये बंद पथ बनाया, बताओ, ये बंद पथ बनाया मैंने, ये एम्पेरियन पथ बनाया, बताओ बन गया क्या? इस एम्पियरिन पथ में से कोई धारा निकलेगी क्या? ये बनाया मैंने एम्पियरिन पथ, ये एम्पियरिन पथ क्या बनाया? समेशन आई का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ये बनाया एम्पियरिन पथ। अगर समेशन आई 0 हो गया तो क्या हो गया? बी डीएल, तो बी डायरेक्ट लिख दो यहां पर एग्जाम में, बी का मान 0, क्योंकि समेशन आई का मान 0। समेशन आई 0 क्यों है? अब ये आपको फील होना चाहिए, क्योंकि ये खोखला है, ये पाइप है, और पाइप होने की वजह से सारी धारा इसकी स्किन में होकर के जाएगी, स्किन में होकर के धारा बह रही है। सारी धारा देखो, ये स्किन में से निकल रही है। अंदर धारा का मान 0, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0। ऐसा नहीं लग रहा आपको? आपने गाउस के नियम में आवेशित चालक गोला पढ़ा था, चालक गोला याद है? सारा का सारा आवेश कहां था? चालक गोले का आवेश कहां था? सतह पर। गोलीय कोश का आवेश भी कहां था? सतह पर। अगर अंदर गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठ, वहां पृष्ठ बनाया था अपन, गोलीय पृष्ठ, और यहां क्या बनाया? पथ।
इसका नाम क्या है? एम्पियरिन पथ। क्या नाम है इसका? पथ। रास्ता बनाया, रास्ता, लंबाई बनाई अपन ने। और यहाँ क्या बनाया था? प्रश्न। बताओ, इसके लिए समेशन क्यू का मान निकाला था। समेशन क्यू बराबर कितना आया था? 0। क्योंकि जितना भी आवेश दिया था सारा आवेश इसकी बाहरी सतह पर विराजमान था। सारा का सारा आवेश यहाँ है बाहरी सतह पर। तो आप समझ सकते हैं अंदर तो आवेश का मान 0 ही आएगा। क्या इसके अंदर आवेश है? नहीं है। बताओ, इसके अंदर समेशन क्यू कितना आया था? 0 आया था। इसी तरह से सारी धारा बाहर से स्किन से होकर के निकल रही है, इसलिए इसके अंदर धारा का मान 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बता सकते हो? अभी आपने ठोस बेलन का बनाया और अब मैं आपको इस पाइप का ग्राफ बना करके बताता हूं। थोड़ा सा दिमाग लगा लो जब तक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा की तो इसमें जरूरत ही नहीं। ये तो बहुत सीधा है। एसीएल तो एसीएल बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाउस का नियम आपने लगाया। चलो इधर देखो, इधर तो अक्ष से दूरी की बात करेंगे स्मॉल आर की, और ये अक्ष और ये बिंदु ये बी है। ऐसा फील करो आप कि ये पाइप है, फील करना है आप, ये पाइप, ये पाइप। तो सबसे पहले ये देख लो कि अगर ये पाइप है तो ये तो फिर अक्ष बन गया, और अक्ष पर स्मॉल आर बराबर क्या होता है? 0। अब आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये क्या है? इसका अक्ष। तो ये क्या बन गई? इसकी सतह। और सतह अगर ये बन गई है तो सतह पर स्मॉल आर बराबर क्या होता है? कैपिटल आर। ये वाला बिंदु कहाँ है? बाहर है। और अगर बाहर है इसका मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये बिंदु कहाँ है? अंदर है। और अंदर क्या होता है? स्मॉल आर छोटा हो जाता है। किससे छोटा हो जाता है? कैपिटल आर से। अब मैं इसको विदा कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है। कहाँ होता है सर? दिमाग में ही तो प्रिंट नहीं होता। कोई बात नहीं, मत होने को, समझ में तो आएगा। चलो बताओ, सतह पर तीव्रता का मान कितना? सतह पर तीव्रता का मान इतना था। बी सतह बराबर μ0 I upon 2 pi r, and this was the maximum value of B। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मैक्सिमम मान भी होता है। बताओ, ये बिंदु कहां लगा हुआ है? सतह पर। और सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी μ0 I upon 2 pi कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, और बताओ साहब, यहां बताओ तीव्रता का मान। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। अच्छा, बाहर का मैं बता दूं। बी आउट क्या था बताओ? बी आउट बराबर, बी आउट बराबर μ0 I upon 2 pi r। बी आउट प्रोपोर्शनल टू 1 upon r। ग्राफ कैसा? अति परवलय। कैसा ग्राफ है? अति परवलय। जैसा ठोस बेलन में था ऐसा ही पाइप में भी आ गया। अंदर क्या करें? मेन बात तो वो है, मेन बात तो अंदर क्या क्या हो गया, अंदर समझ ही नहीं आया। अंदर बोलो भैया, क्या होगा अंदर? पाइप, ये पाइप बनाया था अपन ने, ऐसा पाइप, ऐसा वाला ये पाइप की सतह। अंदर तीव्रता का सूत्र क्या आया था? बी एन बराबर 0। यहां भी तीव्रता 0। अरे ये था ना बेलन, था ना बेलन, ये बेलन बनाया था अपन ने। अंदर ये बेलन बनाया था, याद है अभी? अंदर यहाँ भी तीव्रता 0 है, यहाँ भी तीव्रता 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ सतह पर कितनी आ गई? मैक्सिमम। यहाँ सब जगह तीव्रता 0 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, बड़े गर्व से लिखूंगा, अंदर तीव्रता का मान 0 और सतह पर तीव्रता का मान टॉप पर, और उसके बाद दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान अति परवलय, अति परवलय, अति परवलयिक रूप से घटता जाएगा। और ये ग्राफ कहां जाकर के मिलेगा इसको? अनंत पर।
इसलिए इस ग्राफ को अनंत पर जाकर के इससे टच करेंगे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब तीव्रता कहां जाकर के शून्य होगी? अनंत पर। तो पाइप हो चाहे बेलन हो, ठोस बेलन हो, बाहर तो तीव्रता का सूत्र वही रहेगा। अगर ठोस बेलन है तो कॉपी पेन चालू कर दो। कॉपी पेन, ठोस बेलन, बताओ इसका सूत्र बोलो, इसका सूत्र लिखो और इसका सूत्र लिखो। पहले बताओ ये बिंदु कहां है और इनके सूत्र लिखो। और अगर पाइप है, पाइप का मतलब खोखला बेलन है, तो इसके तीनों सूत्र आपको लिखने हैं। जब बड़ा हो, जब बराबर हो और जब स्मॉल आर छोटा हो। छह सूत्र लिख सकते हो। कैसे कैसे लिखेंगे? बाहर का सूत्र तो एक जैसा ही आएगा, बी आउट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। इसमें भी वही आएगा, बी आउट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आ गया था दिमाग में? सतह के बारे में सोचो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, सतह के बारे में दिमाग लगाओ। बी सतह, सतह पर तीव्रता का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यहां बी सतह बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अंदर के बारे में सोचो। एक कारण भी आना चाहिए दिमाग में कि ये अंतर क्यों आया। अंतर के बारे में सोचो कि ऐसा क्यों हुआ पाइप के अंदर। यहां अंदर सूत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि यहां पता चल जाए बी आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और यहां पता चल जाए बी इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। देखो ये वाला और ये वाला बराबर है और ये वाला भी बराबर। इसमें अंतर है बी अंदर बराबर 0। इसका रीजन बताओ क्यों? अगर ये रीजन आपके दिमाग में रहेंगे तो ये दोनों राजस्थान बोर्ड के मेजर क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के। जैसा कि कल हमने आपसे बोला था पिछले लेक्चर में कि आपको 2 मेजर क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ठोस बेलन का और एक पाइप का। एक जैसे हैं, अब दिमाग में फील होने दो ये डिफरेंस क्यों है दोनों के अंदर, कैसी फीलिंग आना चाहिए। अगर आप इस ठोस बेलन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए, यहां से भी धारा, यहां से भी धारा, यहां से भी धारा, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से धारा बहती है, मतलब पूरे अनुप्रस्थ काट से धारा बहती है इसके अंदर। तो आप यहां पर ऐसा फील करेंगे कि यहां धारा सिर्फ स्किन से होकर के बहती है, केवल यहां से बहती है, केवल स्किन से होकर के धारा बहेगी। और जब केवल स्किन से धारा बहती है तो अंदर कोई भी अगर सतह की कल्पना करेंगे तो अंदर तीव्रता का मान 0 होगा। और उसका सीधा सीधा सा कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर समेशन आई अंदर 0 होगा। अंदर देखो यहाँ अंदर 0 होगा, क्या यहाँ अंदर 0 हो सकता है क्या समेशन आई का मान? नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या है, ठोस बेलन। तो फील हुआ कि ठोस बेलन है, अंदर धारा 0 नहीं हो सकती क्योंकि धारा पूरे अनुप्रस्थ काट में से होकर के बहती है। लेकिन पाइप की अगर मैं बात करूंगा तो पाइप में धारा सतह से होकर के निकलेगी, यहां से, ये पाइप है, सतह से होकर के धाराएं निकलेंगी। अंदर अगर मैं स्मॉल आर का पथ बनाऊंगा तो अंदर धारा का मान 0 होगा। तो आपको ये रीजन फील हो जाना चाहिए कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर ऐसा हो गया था, अंदर समेशन आई का मान 0 हो गया था। इसलिए आपको आज आपका टेस्ट है,